पश्चिम बंगाल में अगर हम ये देखते हैं परिस्थिति, ये त्रिकोणीय परिस्थिति को अगर देखते हैं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ वामपंथियों वाली विचारधारा, ये तमाम इसमें किस वामपंथी तो तरह वहाँ बंगाल में वामपंथी तो अब कितना क्या रोल निभा पाएंगे कह नहीं सकता। वहाँ तो सीधी लड़ाई अब तृणमूल और बीजेपी के ही बीच बीजेपी में। की है। कांग्रेस ये और वामपंथी दल तो बहुत ही छोटी भूमिका है उनकी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ज्यादा किस्मत इंटरेस्ट, में सीट आई थी उनको तो तो। धीरे धीरे करके कई राज्यों में बीजेपी अपने त्रिकोणीय परिस्थिति में ला करके और अपने सामने से वन ऑन वन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा मेजर है ही। पार्टी, अभी देखो आपने उड़ीसा तो इसी तरीके से जीता ही है। कई जगह पर ऐसी परिस्थितियां कई देखने जगह, को मिली। कई जगह। वो तो हाँ राजनीति है, राजनीति में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, जिस भी दाव से जो भी काम हो सकता है वो बीजेपी करती है। बीजेपी क्या सभी दल करते हैं। अब बीजेपी सफल हो रही है उसमें, तो उसको जाहिर इस समय सफल माना जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देख लो, कहीं भी देख लो। तो ऐसे में अभी आपको मैं इस बात को कंक्लूड करती हूँ कि मोहन भागवत का ये तमाम लंबा चौड़ा भाषण जो उन्होंने दिया है लगातार तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग चंक्स निकाल करके सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, 75 की उम्र पर क्या कहा, उन्होंने जाति धर्म पर क्या कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, उन्होंने अपनी उम्र पर क्या कहा, ये तमाम चीजें हैं। तो ये किस तरह से मतलब सोच के क्या खुद से वो तैयार करते हैं अपना पूरा भाषण, स्पॉन्टेनियस होता है? थोड़ा जानकारी इस बारे में दीजिए ताकि लोगों को पता नहीं चले। देखो, मोहन भागवत जी का जो भी उन्होंने कहा मुंबई में, या जो भी बातें कही, ये पहली बार नहीं कही। सारी बातें चर्चा पहली बार इतनी ज्यादा है ये कह सकते हैं। मतलब एक आधी कोई बात नई कह दी हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पूरी बातें हमेशा ही उन्होंने कही। दिल्ली में जैसे मैंने बताया आपको कि 3 दिन का जो कार्यक्रम था उनका, उसको मैंने पूरा तीनों दिन अटेंड किया था और सुना था। उसमें वही बातें थी जो मुंबई में कही। ये जाति वाली जो बात है ये बस एक नई बात थी जो अलग तरीके से कही, लेकिन उसको भी एक दूसरे संदर्भ में उन्होंने बिल्कुल हूबहू ऐसे यूजीसी ही पर कहा भी, था। क्योंकि उन्होंने बोला जी यूजीसी पर भी उन्होंने बोला। हाँ, वो तो जो जो तात्कालिकता के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब वो देते ही है, और किसी भी प्रश्न से बचते नहीं है। सबसे ऐसा तो बड़ी नहीं है खासियत सवर्ण ये है। सोचने लगे कि अब धीरे धीरे करके इनको सब चाहिए और हमारी कीमत कम होती जा रही है? अभी तो ऐसा अब क्या कह सकते हैं। अब यूजीसी ने एक बड़ा डेंट तो दिया है। यूजीसी से एक फर्क पड़ा है। एक बड़े तबके में, सवर्णों के एक बड़े तबके में यूजीसी से एक खासतौर से युवाओं में मैं समझता हूँ कि एक आया है। हो सकता है मतलब ये बिल्कुल संघ प्रमुख के बयान के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि सवर्णों में थोड़ा सा और राहत रहे, मतलब सवर्ण थोड़ा समझे और थोड़ा गुस्सा कम हो। ये मे बी पॉसिबल कि गुस्सा कम हो। पर अभी इससे यूजीसी का जो घटनाक्रम था उससे सवर्ण युवाओं में खास तौर से थोड़ा सा उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद थोड़ा वो ठहराव हुआ है, और संघ प्रमुख के बयान के बाद मुझे लगता है थोड़ी सी और क्लैरिटी आई होगी। पर एक डेंट तो बड़ा लगा है। तो यहाँ पर अगर हम ये परिस्थिति देखें कि जिस तरह से सवर्ण को अगर ये लगने लगा है तो इसका चुनाव में परिणाम देखने को मिलेगा काफी। बिल्कुल देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर एक आधी कोई और बड़ी घटना हो गई, निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हमने देखा है 2018 में मध्य प्रदेश का जब चुनाव था तो वहां सवर्ण की ही लड़ाई हो गई थी, और सवर्णों के वोट के कारण ही बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी वहां। और इसको कई बड़े नेताओं ने, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान या दूसरे और नेता जो थे, उन्होंने कहा कि ये लाल सिंह आर्य जो इनके बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम हारे ही इस कारण से, कि सवर्णों की नाराजगी के कारण हम हारे। तो मध्य प्रदेश में ये 2018 में जब कमलनाथ की सरकार आई थी उसमें ये हुआ था। सवर्ण जब नाराज थे तो उसका इम्पैक्ट आया। तो अगर सवर्ण नाराज हैं और समय रहते अगर वो नहीं बने तो फिर समस्या आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो 2029 से पहले और अभी 27 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे, इसमें इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसका मतलब क्लियरली। बिल्कुल। अगर ये मैंने आपको कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका, मोहन भागवत जी ने कहा, इसके बाद से कुछ शायद कुछ राहत मिली होगी। लेकिन अगर कुछ और परिस्थितियां बिगड़ी या एक आधी और कोई मामला आया और सवर्ण नाराज रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवर्ण बीजेपी ने हमेशा से ही, आप समझिए कि सवर्ण हमेशा से ही बीजेपी का बहुत ठोस वोट बैंक रहा है,
और बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मेरे अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोई 25 से 28% सवर्ण है, 30% भी हो सकता है। तो इतने बड़ा वोट बैंक अगर आपसे नाराज होता है और इसका बड़ा जो कि 100% वो वोट करीब 80% तक वो वोट जाता है बीजेपी को, एक बड़ा हिस्सा उसका जाता रहा है, तो अगर वो हिस्सा नाराज होता है तो स्वाभाविक है। तो लेकिन जहां सवर्ण हमेशा 5,000 के मार्जिन से 10,000 के मार्जिन से आप जीतते हैं, पिछले यूपी इलेक्शन में आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा कि करीब 10,000 के अंतर पर कोई 100 से ज्यादा सीटें, 123 सीटें शायद थी जो 10,000 से कम अंतर पर या 10,000 के अंतर पर जीती गई बीजेपी के द्वारा, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ये कम शॉर्ट मार्जिन वाली सीटें तो लूज कर जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो सवर्ण हमेशा ऐसा हुआ है कि ये कहा जाता है कि अगर वो नाराज हुआ तो दिक्कत होगी, लेकिन वो कभी वोट बैंक अपना शिफ्ट नहीं करता है फिर भी, बावजूद इसके सारी परेशानी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मायावती जब स्पष्ट बहुमत में आई तो ब्राह्मणों के वोट के कारण ही आई ना। उससे पहले तो कभी ब्राह्मणों ने एकदम खुल के ऐसे वोट नहीं दिया था। जब वोट दिया तो फिर स्पष्ट बहुमत में आई, तो सवर्ण देता भी है वोट। कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था सवर्ण, अब बीजेपी का है। आपने देखा होगा कि इसमें यूपी विधानसभा में 2012 का जो इलेक्शन हुआ उसमें राजपूत जो का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ था और समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत आया। तो सवर्ण देता है टाइम पे, मतलब होता है, लेकिन हाँ एक बड़ा तबका उसका बीजेपी के साथ हमेशा से रहा है और इस समय तो है ही। यानी कि अभी इस देश की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, बिल्कुल, जहां पर बीजेपी ये देख रही है कि कहां उसको डेंट हो सकता है, उसको साथ साथ बैंडेज करते चल रही है वो। ऐसे में विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि वो अगर वो डैमेज कंट्रोल हाथों हाथ करने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष के वार का असर कम हो जाता है, तो उसको कैसे बड़े वार करने हैं, कितना वो सक्सेसफुल हो पाता है। वो तो देखो राजनीति में जो भी है विनीता जी, राजनीति में जो भी है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सरकार है, उसको हर समय 24 घंटे चौकन्ना और सतर्क और सक्रिय रहना पड़ता है ना। जो दल ऐसा कर पाते हैं वो लोग अपनी न केवल वोट बैंक को बचा पाते हैं बल्कि अपनी सत्ता को बचा पाते हैं, बल्कि अपनी रणनीति को भी लोगों तक कन्वे कर पाते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो खेत रह जाते हैं। तो राजनीति तो हमेशा ही सक्रिय रहने का ही काम है। वो क्या रह जाते हैं वो हमेशा ही मतलब पीछे रह जाते हैं। आपने जिस तरह से मुझे लगा कि शायद इसका कोई एक वो निकलता होगा मुहावरा कुछ। तो कुल मिला के मतलब ये कि अगर हम ये देखें कि इस वक्त देश की जो राजनीति है वो 27 और 29 को नजर में रख के चल रही है पूरी तरह से। 27 बहुत बड़ा डैमेज कर चुका है, अभी तो 24 में यूपी डैमेज कर चुका है। 27 और 29 तो है ही, लेकिन अभी 26 जो है ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अभी कुछ महीनों में ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ममता बनर्जी बराबर टक्कर देने की कोशिश कर रही है वहां पर, बिल्कुल खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के हाथ में राज्य है। बिल्कुल, इसमें आप ममता बनर्जी को कितने नंबर हर संभव कोशिश वो कर रही हैं जो एक राजनीतिक दल कर सकता है अपने हिसाब से। वो हर संभव कोशिश ममता बनर्जी अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तीसरी बार चौथी बार बनाने के लिए, और बहुत मजबूत पक्ष की तरह लगातार हर बार ये बिल्कुल जो है बिल्कुल चट्टान की तरह। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में वो खुद केस लड़ने आई, उसका एक अपना मैसेज है। अपना पूरा ग्रुप लेकर के काले कोर्ट में सब पहुंच गए और उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट चाहिए, तो जज कहते हैं कि आप आराम से बोलिए, 15 मिनट लीजिए, आप आराम से बोलिए। और उन्होंने करीब 13 मिनट तो खुद जिरह की और कोई आधे घंटे तक उस मामले पर चर्चा हुई और खुल के चर्चा की और अपनी बात जबकि वो प्रैक्टिस लॉयर नहीं है कोई। हाँ, प्रैक्टिस लॉयर नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव है, ग्राउंड का अनुभव है, उनके पास इनपुट था और उसके आधार पर उन्होंने लड़ा। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, आज भी सुनवाई है। अब मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन लगातार ममता बनर्जी मतलब बिल्कुल दम ठोक के खम ठोक के वो मैदान में है और बिल्कुल जिस भाषा में भी वो समझा सकती हैं अपने हिसाब से, उस भाषा में वो जवाब दे रही हैं। होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए विपक्ष, तभी मजा आता है जनता को भी
ये आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ आपसे फायदा ना लें, बल्कि आपको भी समझ में आए कि ये जो कर रही हैं उसमें से कौन मजबूत खिलाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने का और थैंक यू बहुत नीता सारे जी, विषयों थैंक पर यू, बहुत सारी बातें बताने का शुक्रिया। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।